सारी बिक गई। अच्छा, मज़े की बात ये है कि हमारा ऑफिस बहुत बहुत प्यारा है, सारा का सारा स्टाफ बहुत बेहतरीन है, क्योंकि ऑफिस में डिस्कशन हो रही थी इस किताब की एंड वी वर रेडी टू डू दिस प्रोग्राम। तो कल परसों से मैं टॉक्सिक टॉक्सिक का बड़ा लफ्ज़ सुन रही हूँ। आज मुझे समझ आया कि ये किताब का दरअसल ज़िक्र था, तो वो हर चीज़ में टॉक्सिसिटी को लेके आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, यू नो, बहरहाल इसरा की जब मैं आपसे बात करती हूँ तो इसरा इनकी किताब के बारे में भी हम जिक्र करेंगे। ये साइकोथेरेपिस्ट हैं, सॉरी, साइकोलॉजिकल इंसाइट, जिसमें एडवाइस भी देती हैं इसरा नासिर। पावरफुल मैनिफेस्टो इनका है और यहाँ के मेन स्ट्रीम के चैनल्स के ऊपर ये हैं। डिलॉइट से जो एक स्टडी है उस पे इन्हिसार करते हुए इस किताब को लिखा गया। इसरा साहिबा खुद ही उसके बारे में बताएंगे और मेंटल हेल्थ को डील करती हैं। मैं, आप, बीवी, बच्चों से प्रॉब्लम है, बच्चों से प्रॉब्लम है, और बच्चे, मुझे भी रिसेंटली पता चला है सारे बच्चों को अपनी अम्मी बड़ी मुश्किल लगती है, बड़ी मुश्किल लगती है। मॉम यू डोंट नो नथिंग। अच्छा भाई, मुझे नहीं पता तो तुमको तो पता था ना। तो इसरा नासिर जो हैं, आप देखिएगा ड्रग्स कितनी कॉमन हो गई हैं, एंड आई थिंक जब ड्रग्स की भी बात होती है दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ मेंटल इलनेस है। हम बाज़ औक़ात अपने बिहेवियर्स में बड़े हो जाया करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो सिम्टम ऑफ मेंटल इलनेस। बाज़ औक़ात हम बाज़ चीज़ों को, बाज़ बातों को दोहराते बहुत हैं, दैट इज़ ऑल्सो, इट शोज़ द पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन। मैं ख़ुद भी महसूस करती हूँ कि दिमाग में एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो हम फोकस नहीं कर पाते। तो इस तरह बुनियादी तौर पर शी इज़ नाउ इज़ न्यूयॉर्क बेस्ड साइकोथेरेपिस्ट हैं, राइटर हैं, किताबें लिखती हैं, द फाउंडर ऑफ वेल गाइड डिजिटल कम्युनिटी ऑफ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। ऑफ कोर्स अपने तमाम प्लेटफॉर्म से मेंटल, और हम पाकिस्तानियों की, मैं आपके साथ शामिल हूँ, आई एम नॉट सेइंग पाकिस्तानी तो कोई किसी उस एंगल से, मेंटल इलनेस इज़ अ प्रॉब्लम। बाज़ औक़ात हम दवाई नहीं लेना चाहते, हम कहते हैं कि मेरे पे स्टिग्मा आ जाएगा, दिमाग ख़राब है। यू नो व्हाट, दिस इज़ द लाइफ, इट्स अ लाइफ। ज़िंदगी इतनी तेज़ है, रिश्ते वो नहीं रहे। आप इमेजिन कीजिएगा, देयर वाज़ अ टाइम, मेरी ज़िंदगी में वो टाइम मैंने देखा कि गर्मियों की छुट्टियां हुआ करती थी, हम पूरी की पूरी फैमिली के साथ या मिलने जाया करते थे, या पूरी की पूरी फैमिली हमारे घरों में आया करती होती थी, मिलते थे, एक दूसरे के घरों में रहते थे, बिना कॉल किए चले जाते थे, टेलीफोन नहीं होते थे। अब ये है कि आप टेलीफोन करें और वहाँ पर माँ बाप भाई बहन तो फिर मिलना चाहेंगे, मगर बच्चे कहते हैं माय गॉड आई एम इन माय स्पेस, हाउ कम यू लेट देम कम लाइक दिस। आपको चाहिए था कि आप पहले मुझे बताती, मैं अपने आप को, भाई अपने रिश्तेदारों के सामने कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बहरहाल ये इनको हार्वर्ड बिजनेस रिव्यूज़ में इनको फोकस किया गया है, फोर्ब्स में इनको किया गया है, टाइम ने इनको फोकस किया, एनबीसी, वॉक्स, यानी मेन स्ट्रीम का अमेरिकन मीडिया की अगर बात कर लें तो इसरा इज़ लीडिंग एवरीवेयर। एंड यू नो व्हाट, आई एम वेरी प्राउड, शी इज़ पार्ट ऑफ 770 एज वेल। इसरा, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू बेटा? एक सेकंड बच्चा, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, या इसरा, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, और क्रेडिट गोज़ टू योर मामा, यू आर पार्ट एंड पार्सल टू 770। आपकी ज़िंदगी की डिफरेंट स्टेजेस में, यू नो, वी हैव सीन यू, और माशाल्लाह यू आर अ सक्सेस स्टोरी टुडे। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए हमें। Gee, yes. Thank you for the introduction, by the way. And I'm so excited कि if आप सही कह रही हैं, एक महीने से बात हो रही थी, and finally we got to do it today. So yeah, मैं Toronto की हूँ. मैं I grew up in Toronto, and then मैं New York move हो गई काम के लिए. And as a therapist, I work with a lot of South Asian people, a lot of Pakistani, Indian clients, and आप जो कह रही थी हम उसकी बातें करते हैं, parents, space, stress, all of those things. And ये किताब मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि आजकल के ज़माने में हम सारे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं. We care too much about what other people think, दूसरे लोगों से comparisons करना, and that's affecting our mental health, affecting the quality of our relationships, even with our parents, with our husbands and wives, even with our children. So I'm hoping कि जो लोग ये किताब पढ़े उनको थोड़ा सा
रिफ्लेक्शन पॉइंट हो कि मैं अपनी लाइफ में कौन सी चेंजेस ला सकता हूँ या ला सकती हूँ, दैट आई फील मोर एट पीस. बहुत ज़बरदस्त आपने बात की। और इसरा बेटा, मैं वही बात है ना, when the life was very simple, things were much easier and we did not have any mental stress. हस्बैंड वाइफ के दरमियान मामला हुआ करता था तो माँ बाप या पेरेंट इन लॉज शामिल हो जाया करते होते थे, तो हम मिलजुल के समझ लिया करते थे। घर में खाना कम होता था तो हम एक जगह पका के सारे सेटल हो जाया करते थे। मगर ये जो कंपटीशन है इसने भी हमको मार दिया। और इट इज़ टेकिंग, एंड द वर्स्ट थिंग is, and including myself, I would talk about myself first, कि बाज़ औक़ात हमें मेंटल स्ट्रेस भी अगर होती है तो हम रिकग्नाइज़ नहीं अपनी प्रॉब्लम को करते। और हम काम से गई हूँ तो मैंने अपना गुस्सा अपने घर के ऊपर, अपने बच्चों पे झाड़ा। बच्चे जो हैं वो फील करते हैं, but we are not ready to find the remedy for that. And being Pakistani, अभी मैं जब बात करी कि I'm proud that I'm Pakistani, I'm South Asian, मगर हम ये कहते हैं कि अगर मैंने कोई दवाई खा ली तो मेरे पे स्टिग्मा आ जाएगा। Mental illness, of course, at the end of the day, it needs some kind of medication. It needs some kind of consultation. आप साइकोथेरेपिस्ट से जाके मिल सकते हैं जो आपको गाइड कर सकता है। But we don't. Reason being कि we think कि मैं कोई पागल थोड़ी हूँ, मतलब मुझे क्या ज़रूरत है, आई नो बेटर। इसके बारे में कोई बात करें। आप न्यूयॉर्क बेस्ड हैं, तो क्या मेन स्ट्रीम के लोग, अमेरिकन एंड अदर फॉरेनर्स अदर देन द साउथ एशियंस, इफ़ दे फील समथिंग दे आर नॉट रिलक्टेंट एंड दे कम आउट फॉर द हेल्प? ज़रा इसके बारे में बात कीजिए। आप सही कह रही हैं कि हमारे कम्युनिटी में बहुत स्टिग्मा है इसके बारे में, मगर when I work with people who are maybe like from a different generation, maybe a little older, मैं उनको ये कहती हूँ कि अगर आपको डायबिटीज़ हो गया तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, एंड अगर आप अपनी डायबिटीज़ को मैनेज करना चाहते हैं तो आप कुछ अपनी लाइफस्टाइल की चीज़ें चेंज करते हैं, खाने परहेज करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एंड फिर आपको अगर ज़रूरत है तो आप उसके लिए दवाई लेते हैं, एंड देन यू विल बी हेल्थी, यू कैन मैनेज योर हेल्थ. सो थिंकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ इज द सेम थिंग. यू डोंट हमें हमेशा सिर्फ मेडिकेशन लेने की जरूरत नहीं होती. अगर आपको थोड़ा सी एंजाइटी हो रही है या आपको रात में सही से नींद नहीं आती, आपके बहुत सारे थॉट्स दिमाग में चल रहे हैं, तो यू कैन जस्ट डू सम बिहेवियरल चेंजेस एज वेल टू सपोर्ट योर मेंटल हेल्थ, राइट? आप थेरेपिस्ट के पास जाके थोड़ी सी बातचीत कर सकते हैं, एंड उसकी वजह से भी आपकी हेल्थ बहुत इंप्रूव हो सकती है. इट डजंट जस्ट हैव टू बी मेडिकेशन, बट इफ मेडिकेशन इज रिक्वायर्ड, you have to think कि ये मेरे बेनिफिट में है, and अगर मैं अपनी मेंटल हेल्थ या नफ्सियात को स्टेबल रखूं तो फिर इससे मेरे बच्चों का भी फायदा होगा, because I will be a better, more present parent. इससे मेरे पर्सनल रिलेशनशिप में फायदा होगा, मेरा हस्बैंड वाइफ के साथ जो रिलेशनशिप है वो बेहतर हो जाएगा if my health is stable. So we have to think about how if हम अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर करें तो वो हमारी फैमिली पे बहुत इफेक्ट होता है. So it's really important to kind of seek support when you need it. And एक बात मैं कहूँगी कि ये जो भी चीज़ें होती हैं, ट्रीटमेंट्स होती हैं, थेरेपी होती है, मेडिकेशन होता है, it doesn't have to be forever. अक्सर हमारे मास्टर में कहते हैं कि ओ पागल हो गए तो जिंदगी भर के लिए ये लोग उनके बारे में ऐसे बात करते हैं, मगर ये परमानेंट चीज़ें हमेशा नहीं होती. आप कभी कभार 2-3 महीने के लिए जाएं, कभी आप 1 साल के लिए दवा खाएं, एंड फिर आप स्टेबलाइज हो जाते हैं. यू कैन shift out of it as well. So ये छोटी छोटी misunderstandings इन चीजों के बारे में हमें स्टिग्मा देते हैं, and it keeps us unhealthy. And सेहत नहीं है तो कुछ नहीं है, right? So मैं लोगों को यही रिमाइंडर देती हूँ. बहुत ज़बरदस्त. मैं आपसे जहाँ पे इसरा बैठी हुई है उनके पीछे वो आपको बुक नज़र आ रही है, टॉक्सिक. तो आप इस किताब को भी ज़रूर देखिएगा. और मुझे पता है मेरे बहुत सारे लिसनर्स ऐसे हैं जो बुक्स, मैं आई गॉट मैसेजेस फ्यू टाइम्स कि हाँ जी वो अमेज़ॉन से वो किताब हमने ऑर्डर की थी एंड हैड बीन थ्रू. देयर आर सम पीपल स्टिल जो बिलीव करते हैं. इसरा बेटा, मैं इस वक्त फ़ील करती हूँ कि दुनिया में हम जब बात करते थे, तो वॉज अ टाइम कि हम बुलिंग का जब जिक्र किया करते होते थे तो हम कहते थे कि इट्स अ बैड थिंग. बट नाउ वो स्कूल कॉलेज से निकल के दैट बुलिंग इज़ गॉन.
एट द टॉप, जो दुनिया को भी मैं देखती हूँ कि दुनिया में लोगों ने ये माइट इज़ राइट को अपनी स्टोरी बना लिया है, जिसमें लीडर्स भी हैं, जिसमें पॉलिटिशियंस भी हैं। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? डिड यू डू एनी सेमिनार ऑन दैट in every sphere of life, no matter some people how settled and how well placed they are, वो भी इन problems में से गुजर रहे हैं? Yeah, especially leadership in the workplace. अक्सर, you can hear कि boss के साथ या coworker के साथ थोड़े से issues चल रहे हैं, and there are some people who do bully others in leadership. तो इसको combat करने के लिए दो तरीके के solutions होते हैं. One is organizational, so leadership training on especially emotionally intelligent leadership. दूसरा है कि आप अपने आप you have to manage your own emotions, like emotional regulation, to make sure कि दूसरे लोगों की बातों से आप बहुत affect ना हो, या आप आप उनकी बातों को अपने दिल पे ना लें, or how to respond in a constructive way instead of fighting with the people who are bullying you. It requires a little bit more training, and I've definitely done leadership training and seminar in workplaces especially. And किताब में leadership के बारे में बहुत है, about how individually हम अपने आप को कैसे improve कर सकते हैं so that we are better leaders, not just in the workplace but also in our community. Right? We have to build a robust community. जहाँ पर आप हैं, Toronto, Mississauga, Oakville, वहाँ हमारा बहुत stronghold है. There's a lot of really good leaders who are coming out of our community, even in politics right now. So उसके लिए हमें ये remember करना होगा कि every person can be a leader. It doesn't just mean a title. It's leading your life with values. You can be a leader in your family, in your community, in your neighborhood, and also in the workplace. शी इज़ नॉट एन ऑर्डनरी गर्ल, लेट मी टेल यू समथिंग, है ना। मैं इनकी एलेबोरेशन आपसे चाहूँगी भी। इन्होंने अंडर ग्रेजुएट की डिग्री साइकोलॉजी में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से हासिल की थी। उसके बाद फिर मास्टर्स किया काउंसलिंग में न्यूयॉर्क से। फिर इन्होंने ट्रेनिंग ली, सर्टिफाइड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की इन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग ली, और रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी एल्बर्ट जो एलिस इंस्टीट्यूट है वहाँ से। इस वक्त शी इज़ अ लाइसेंस्ड लिमिटेड परमानेंट मेंटल हेल्थ काउंसलर। अब शी इज़ यानी अगर आप समझते हैं कि बच्चों के साथ, बीवी के साथ कोई इशू है, या आप ज़ाती तौर पे कहीं रातों को नींद उठती है और आप अपने दिमाग के बीच में झगड़ना शुरू कर देते हैं, तो ऑफ कोर्स आई कैन एंड यू कैन हैव एन अपॉइंटमेंट बुक्ड एंड यू कैन बी हैव टू गो आउट एंड टू फाइंड के मैं कैसे बेहतर ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। इसरा बेटा, जब मैं आपकी पूरी क्राइटेरिया पढ़ रही थी, आपकी क्रेडेंशियल्स को देख रही थी, तो मुझे एक लफ्ज़ आई, एंड शी हैज़ स्पेंट 6 years वर्किंग इन द डिजिटल मेंटल हेल्थ फील्ड। व्हाट इज़ डिजिटल मेंटल हेल्थ फील्ड? Digital mental health is using app-based services to connect people to mental health services. तो एक होता है traditional way, अगर आपको therapist की ज़रूरत है, या आप psychiatrist ढूंढ रहे हैं, counselor ढूंढ रहे हैं, आप जाके directory में ढूंढते हैं, right? या आप अपने doctor के पास जाते हैं, आप उनसे referrals लेते हैं। मगर कभी कभार especially therapist ढूंढने के लिए वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, because people want therapists who belong to their community. अक्सर देसी लोग देसी therapist के पास जाना चाहते हैं. Arabs want to go to Arab therapists. So digital mental health is a way to use phone and app services to make that connection, to make it easier to find mental health services. So this means no matter you are New York based, you have a permit from New York. So if anybody wants, they can connect with you. Is that right? Yeah, you can connect with me on my website or my Instagram, and then we can have a conversation about, what your question is. मैं practice यहाँ New York में करती हूँ, Canada में नहीं करती हूँ, but I have a lot of recommendations, especially Desi Muslim therapists जो Greater Toronto area में हैं. So if anybody is interested, आप definitely मुझे email करें and I can connect you.
अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको देख रही थी, शी इज़ नॉट जी। एन ऑर्डिनरी पर्सन, आई लव हर एंड आई रिस्पेक्ट इसरा की मामा। ऑफ कोर्स वी ऑल, हमारी जो फर्स्ट जनरेशन है जो हम पाकिस्तान से आए हैं, हमारा जो बॉन्ड है बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो इसरा की मदर जो हैं, शी डेफिनेटली वांटेड टू स्टे इन कांटेक्ट with the community as well. I thank her very much at this point of time. But my question over here is, she's not an ordinary person. She doesn't have a time. Isra sits on a mental health advisory board for both Pop Sugar Media and the menstrual health product. ये क्या है? Where you sit as a board member. So the Pop Sugar is a digital magazine, and they publish a lot of materials, articles लिखते हैं mental health के बारे में. तो मैं उनकी एक mental health expert हूँ, journalist को अगर कुछ माशाल्लाह, पता करना होता है या कुछ पूछना होता है तो मैं माशा उसके इंटरव्यू के quotes देती हूँ. And August is a menstrual health company, तो वो periods के बारे में, मगर periods and mental health का बहुत strong connection है, तो मैं उनके लिए mental health consulting करती हूँ कभी कभार. यानी ख़वातीन में, यंग बच्चियों में, और ख़ास तौर पे जब ये एडोलेंसेंस का पीरियड शुरू होता है तो उसमें बच्चियों में, लड़कियों में, लड़कों में आपको पता है हार्मोन्स का चेंज होता है. इवन एक ख़ास एज के बाद ख़वातीन के बीच में मेन्यूपास का जब होता है, मेरा ख़्याल है वो भी चेंज में, हार्मोनल चेंज में आता है. दैट आल्सो क्रिएट एंड कॉजेज़ वेरी मैनी चेंजेस इन वंस लाइफ एंड बिहेवियर. वो भी इसी में आता है. G, yeah. So it's life cycle, so menopause and periods, like everything together. And आप सही कह रही हैं कि जब हमारे hormones change होते हैं, life circumstances change होती हैं, तो मूड भी चेंज हो जाता है, राइट? स्ट्रेस लेवल चेंज होता है तो मूड चेंज हो जाता है. तो इन चीज़ों का बहुत डायरेक्ट कनेक्शन है, एंड we can only feel better if we talk about it. तो mental health के बारे में या hormonal health, menopause, menstrual health जो भी है, मुझे ये लगता है, ये मैं देख रही हूँ in the younger generation of desis, is कि हम अगर इन चीज़ों के बारे में जो पहले बहुत ढकी छुपी होती थी, अगर हम उनके बारे में थोड़े से ओपनली बात करें, क्वेश्चन आंसर करें, एक दूसरे से शेयर करें, तो वो स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो जाता है, स्टिग्मा कम हो जाता है, शेम कम हो जाता है. तो आई थिंक दैट्स माई बिगेस्ट मिशन, स्पेशली एज अ पाकिस्तानी मुस्लिम वुमन. I want to be able to create conversation that about these things that people often feel very ashamed about. बड़ी खूबसूरत बात है. और मेरी आपसे आज मैं जब बात होएगी तो ये टॉपिक बड़ा इम्पॉर्टेंट है. हम में से बहुत से लोग, मेरे समेत, हम रियलाइज़ ही नहीं करते. मिसाल के तौर पे मुझे टेंशन है, काम की टेंशन है, मैं अपनी टेंशन को यहाँ से लेके जाती हूँ, मैं शायद दूसरों के ऊपर भी इम्पोज करती होंगी. फॉर श्योर आई डू. ठीक है, बाज़ औक़ात ज़ाहिर है जब मैं हंसा बोला करती होती थी, ज़िंदगी और थी. फिर जब मैं न्यूज़ के साथ लिंक हुई तो वो हंसते हंसते भी ग़ज़ा का ख़्याल आ जाता है, फिर वो मेरे बिहेवियर के ऊपर भी चेंज आता है. तो ये तमाम चीज़ों के लिए बाज़ औक़ात काउंसलर से मुलाकात कर लेना, उनसे मशवरा कर लेना, इज़ नॉट बैड. इट्स नॉट बैड एट ऑल. इस तरह बेटा, मुझे यकीन है कि आप, आई विश एंड वी कैन मेक यू रेगुलर पार्ट एंड पार्सल टू द प्रोग्राम, बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस और आप मेन स्ट्रीम के साथ काम करती हैं, ताकि मेंटल इलनेस के हवाले से या मेंटल हेल्थ के लिहाज से हम आपसे बात कर सकें, लोगों को उनकी स्ट्रेंथ्स के बारे में बताया जा सके, लोगों को उनकी वीकनेसेस एंड हाउ टू ओवरकम दोज वीकनेसेस. नाउ लेट्स गो टू आपकी बुक का. जब मैं बात करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने इस किताब के बारे में पढ़ा. ये जो इनकी किताब है, इसमें जनरेशन ज़ी का ज़िक्र किया गया. वो जो 2000 के बाद जो पैदा हुए जनरेशन ज़ी, आपको पता ही होगा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी जनरेशन ज़ी का ज़िक्र किया था. और ये बच्चे ऑल कंप्यूटर एज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एज है. दे डोंट वांट टू गो आउट, दे आर स्टक विद their machines and equipments. जबकि इंसान के लिए
सोशल बिहेवियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो आपने ये जो डेलॉइट की जो एक स्टडी है जिसमें उन्होंने कहा है 50% ऑफ जनरेशन जी एंड 45% ऑफ मिलेनियल वर्कर्स रिपोर्ट फीलिंग बर्नड आउट एट वर्क. जनरेशन जी तो बाहर निकल के काम ही नहीं करना चाहती, मगर आई बिलीव मिलेनियल्स का भी यही हाल है. ज़रा थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा. ये Yeah. मतलब आजकल आई एम सो सॉरी, दो बातें. आप किसी बच्चे से बात करें, आई एम गेटिंग बोर्ड, बच्चे क्या बोर होने, आई एम गेटिंग बोर्ड. तो दे गेट बोर्ड वेरी इजीली. दे थिंक एवरीथिंग इज टॉक्सिक फॉर देम, हालांकि यू कैन मेक फन ऑफ एवरीथिंग. जी, आप इसके बारे में बताओ. तो ये दो बातें हैं. एक तो बर्नआउट इन द वर्कप्लेस की बात है जो डेलोइट की स्टडी है, एंड वो is more of a reflection of work culture. And Generation Z definitely by research is showing that they want work that is aligned with their values. So they are a little bit more politically inclined, they care more about social justice, and हमारा जो capitalist structure है companies का, they don't care about social justice. आप गाजा की बात नहीं कर सकते काम पे, things like that. So that's one of the reasons Gen Z feels unhappy at work. दूसरी बात ये है कि पिछले 20 साल में टेक्नोलॉजी की जो चेंजेस आई हैं, तो आप अपना वर्क का ईमेल आपके फोन पे है, तो अगर आप कहीं पर भी हो, आप शादी पे हो, आप अपनी ही शादी पे क्यों ना हो, यू कैन एक्सेस योर वर्क ईमेल. तो उसकी वजह से वर्क लाइफ में एक डिस्टेंस नहीं रहा. मुझे याद है जब मैं छोटी थी, जब मेरे अब्बू काम से आते थे तो वो अपना ब्रीफकेस लेके आते थे, और अगर हम बाहर चले गए तो अगर उनके बॉस को उन्हें कांटेक्ट करने की जरूरत हो तो वो नेक्स्ट दिन तक इंतजार करना लाजमी होता था, क्योंकि घर का फोन लैंडलाइन थी, वॉइस मेल्स हम छोड़ते थे, हम घर में रात में वापस आए तो सुबह ही बात होगी बॉस से. आजकल ये नहीं होता. अगर मेरे बॉस को मुझसे कुछ बात करनी है तो वो 10 o'clock मेरे सेलफोन पे फोन कर दें, मैं दुनिया में कहीं पर भी हूँ, आई कैन आंसर दैट कॉल. तो ये जो टेंशन है वो पहले जनरेशन्स में नहीं थी. आप अपना काम अपने घर पे नहीं लाते थे. अब हम अपना काम अपने वेकेशन पे भी लेके जाते हैं, तो उससे मेंटल हेल्थ में बहुत इफेक्ट होता है, क्योंकि यू नेवर टेक अ ब्रेक फ्रॉम वर्क. So that's why people are feeling very burnt out right now, क्योंकि वो boundaries ही नहीं है काम and घर में. दूसरी बात जो आप कह रही हैं about the social technology impact and boredom, जो Gen Z की boredom है, definitely मैंने बहुत सुना है ये. My friends have children जो 14-13 साल के हैं. And उसके बारे में मैं कहूँगी कि I think as parents it's really important to create an environment in the home that does not have technology involved in it. अक्सर हम, and it's hard because parents भी इतना hard work कर रहे हैं. टोरंटो की जो अभी इकोनॉमी दुनिया भर में बहुत अफेक्ट हो रही है, because of the politics, groceries are so expensive, like बहुत stress है life में अभी. So it's hard for parents, and I understand that, but बच्चों के जो दिमाग हैं वो अभी डेवलप हो रहे हैं. If you are 10-12 years old, एंड अगर आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स पे हैं तो आपका माइंड चेंज हो जाता है. तो जब वो बोर हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि their mind has been changed by the social media and technology, in the way they process information. So my advice always is to try to create non-digital activities at home. अगर आप सब बैठे हुए साथ में लिविंग रूम में, तो आप लूडो खेलें इंस्टेड ऑफ वॉचिंग टीवी, राइट. मेरे नेबर्स हैं, उन्होंने अपने बच्चियों को फोन से ऑफ रखने के लिए उन्होंने कैरम बोर्ड का एक बोर्ड खरीद लिया है. तब शाम में चाय, रमजान में इफ्तार था, इफ्तार के बाद वो 20 मिनट्स के लिए फैमिली के साथ कैरम खेलते थे. This is in Toronto. So I think thinking about that is really important, is giving your children an ability to not be on screens. ये बोरियत की जो बात है वो कम हो जाती है. बड़ी खूबसूरत बात की इसरा. मेरा यहाँ पे आपसे दो सवाल आते हैं. जी. जनरेशन गैप इज़ देयर, नंबर 1. नंबर 2, हम जिस जनरेशन से हैं ना, हम बाज़ औक़ात अपने आप को दबा लेते हैं टू प्लीज़ अदर्स. वी आर ऑलवेज कॉशियस, दूसरा क्या कहेगा, या वी टेक एज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्लीज़ एवरीबडी, टू प्लीज़ आवर एल्डर्स, टू प्लीज़ आवर नेबर्स. तो फिर आई डोंट हैव एनी स्पेस फॉर माई सेल्फ, आई कैंट अटेंड माई सेल्फ.
because either I please my elders और आई प्लीज़ माई चिल्ड्रन, बिकॉज नाउ मैं जिस जगह पे पिसी हूँ उसमें एक तरफ आई हैव टू लुक आफ्टर द कम्युनिटी, आई हैव टू लुक आफ्टर द एल्डर्स, ऑन द अदर साइड जनरेशन जी के साथ जब मेरा राब्ता हो गया तो व्हाट इज़ इन इट फॉर मी देन, आई नीड योर गाइडेंस एंड देयर आर वेरी मैनी पीपल लाइक माई सेल्फ, सो इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल. या बहुत अच्छा सवाल किया आपने. वैसे ये बहुत ज़रूरी सवाल है क्योंकि इट्स ट्रू. जो जनरेशन एक्स है या उससे प्रायर जनरेशन लाइक माय मॉम्स जनरेशन, the foundation especially औरतों के लिए है कि आपको sacrifice करना है. आप माँ बन गई, आपको सैक्रिफाइस करना है. आप बीवी बन गई, आपको सैक्रिफाइस करना है. आप बेटी, आप बहन, आपको सैक्रिफाइस करना है. राइट. सैक्रिफाइस करते 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 ये होता है कि इंसान अपने आप से जो रिश्ता होता है वो टूट जाता है. तो यू डोंट रिकॉग्नाइज कि मुझे क्या चाहिए, मेरी खुशी क्या है. एंड वैसे भी हमारे कल्चर में इसको बहुत सेल्फिश समझा जाता है. मगर आई वुड चैलेंज दैट एंड से आई हैव सीन mothers and daughters and sisters जो अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालते हैं, they become happier and उसकी वजह से उनकी फैमिली में पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है. राइट. एंड अक्सर it's definitely for a lot of our culture is मेरे साथ ये जाती हुई है तो तुम्हारे साथ भी होनी चाहिए. राइट. ये अक्सर हम देखते हैं हमारे ड्रामों में, ये बहुत स्टोरी लाइन को एक्सप्लोर करते हैं कि नहीं मेरी सास ने मुझे ये किया तो मैं भी अपनी बहू को ये मैंने बच्चे पैदा किए तो मैंने तो काम भी किया और खानदान को भी संभाला. तुम्हें बच्चे पैदा करने हैं तो तुमको बिल्कुल. इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम. इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम एंड द कोर that is the core of the problem is कि एक दूसरे के लिए empathy नहीं है. अगर मैं अजियत से गुजरी हूं तो I should think कि जो आने वाली नस्ल है वो उस अजियत से ना गुजरे. just because मैंने sacrifice किया है, मुझे एक ऐसी दुनिया बनानी चाहिए कि आगे वाले जो नस्ल है उनको sacrifice करने की जरूरत ना पड़े. right. हम भूल जाते कि हमारे लिए कितना मुश्किल था, ये अजियत हमारे लिए कितनी खराब थी, हमें कितना बुरा लगा था. तो जनरेशन जो गैप है वो empathy के थ्रू क्लोज हो सकता है. एंड एम्पैथी जो है वो उसी वक्त आती है जब आप दूसरे इंसान के हाल को समझें, अपने हाल को उनके हाल पे ना डालें. राइट. मैंने ऐसा किया तो आपको भी ऐसा करना है, या मेरे साथ ये हुआ तो आपके साथ भी होना चाहिए. इससे अंडरस्टैंडिंग नहीं आती, इससे कंपटीशन आ जाता है. कंपटीशन में जेलसी होती है, कंपटीशन में एक दूसरे को काटने की कोशिश हो रही होती है. आपको प्रमोशन मिल गई, मुझे चाहिए, मैं आपका रास्ता काट लूं. इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ ब्रेक डाउन in families. So parents can practice empathy when children become old enough, when they are like over 17, I think 17 to 20, they should also practice empathy for their parents as well. ये दोनों तरफ से होना लाजमी है. मगर लाइफ का एक टाइम होता है जब आपके बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनकी ब्रेन में ये कैपेसिटी ही नहीं है. 12-13 साल के बच्चे इन चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं because their brain is not developed. Human brain finishes developing at 22 to 25. तो 25 साल तक आपकी ब्रेन डेवलप ही हो रही है. राइट. तो इट्स अनफेयर टू डिमांड द सेम थिंग दैट यू एज एन अडल्ट कैन डू. बट अगर आप अपने बच्चों को ये दिखाएं, आप खुद एम्पैथी दिखाएं अपने बच्चों को, तो आपके बच्चे वो सीख जाते हैं. अक्सर हम अपने माँ बाप से उनकी बोली भी बातें नहीं सीखते हैं. वी लर्न व्हाट दे डू. हम उनको देखते हैं कि वो दूसरे लोग के साथ कैसे हैं, वो दूसरों के बारे में कैसी बातें कर रहे हैं, एंड वो हम खुद ही अब्जॉर्ब कर लेते हैं. फिर बच्चा, मैं एक चीज़ जो आपसे सीखना चाहती हूँ और आपसे पूछना चाहती हूँ, और मेरा दिल चाहता है कि मैं अब आपके साथ आफ्टर टॉकिंग टू यू कि मैं ये प्रोग्राम करूँ, विच कैन बी अ ग्रेट हेल्प फॉर आवर मदर्स, आवर मदर इन लॉज एट होम. ज़रूर इसको करें, और बाज़ जगहों पे हेल्प की ज़रूरत होती है, उस हेल्प को लेना भी हमारी ज़िम्मेदारी है. एक चीज़ जिसको ना औरतें समझ रही हैं ना आदमी समझ रहे हैं, आप डाइवोर्स रेट देखिएगा. डाइवोर्स रेट बहुत बढ़ गया है. अभी आपने कहा कि ब्रेन डेवलपमेंट 22-23 साल की उम्र में होती है. हालांकि आई हैव रेड इट एंड आई हैव स्टडीड इट कि एक बच्चा जो माँ की वूम में है, जब उसको आती है तो वो अपनी माँ का डिप्रेस्ड मोड को भी अंडरस्टैंड कर रहा होता है, माँ के रोने को भी समझ रहा होता है, वो शाउटिंग को भी समझ रहा होता है. और फिर ये बच्चा जब पैदा हो जाता है और वो माँ और बाप का वो कह कुछ नहीं सकता, मगर वो
अगर उनके दरमियान में कशीदगी है या सास मिसबिहेव कर रही है उसकी माँ के साथ या माँ चिल्ला रही है, तो ये ट्रॉमा उस बच्चे की इम्प्रिंटिंग हो जाती है. अब ये बच्चा जब ग्रो करेगा तो हिज बिहेवियर विल एग्जैक्टली बी सेम. वॉज दिस स्टडी रॉन्ग? हाउ वुड यू एलेबोरेट इट एंड हाउ कैन वी अवॉइड दीज सर्कमस्टांसिस ताकि मेरा आज का बच्चा कल का जो मेरे में कमियां रह गई वो कल का बेहतरीन शौहर हो, बेहतरीन बाप हो, बेहतरीन सन इन लॉ हो. यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, बात सही है कि इन वूम अगर सैडनेस, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब हार्मोन चेंज करते हैं बॉडी की, तो द बेबी इन द वूम कैन सेंस and be impacted by the change in hormone, right? तो अगर एक औरत पे कोई चिल्ला रहा है and she's pregnant, तो उसका स्ट्रेस हार्मोन हाई हो जाएगा, चाहे वो आपका हस्बैंड ही क्यों ना हो या आपका कोई जानने वाला हो. If someone is screaming, then वो ऑटोमेटिकली बॉडी का स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं ब्लड में, एंड फिर वो जाके आपका जो इन वूम बेबी है उसको इम्पैक्ट करता है, राइट? So that is definitely true. The second thing is, अगर आपका बच्चा बहुत छोटा भी है, under 5, under 7, under 10, and वो घर के माहौल में टेंशन है, right? बहुत पैसिव अग्रेसिवनेस है, तंज बहुत होता है फैमिली में, लाइक या फादर बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं या things like that, children will absorb it, and उसका आउटकम ये होता है either वो खुद ये बिहेवियर करेंगे या तो फिर फ्यूचर में वो अपने आप को ऐसे बिहेवियर से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे. सो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट का ट्रॉमा डेफिनेटली बहुत होता है, मगर आई थिंक एज फैमिलीज वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर दैट पेरेंट्स की जो खुद इमोशनल हेल्थ है impacts the parenting quality the most. So if you want to be a good parent, you have to you have to care about कि आप अपने फैमिली मेंबर से बातें कैसे करते हैं, आप अपनी सास से या सास अपनी डॉटर इन लॉ से बात कैसे कर रहे हैं, किस तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, आप प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं, and how do you actually enjoy time and spend time together. So emotional regulation for parents is very important, and it impacts the outcome of your child's health. बहुत शुक्रिया इसरा नासिर से मैंने आपकी बात कराई. टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी इनकी बुक है, टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी, उसको ज़रूर देखिएगा. मुझे हंसी आ रही थी, ज़ाहिर है मेरे साथ जितने मेरे एसोसिएट्स हैं, तो मैंने कहा तुम लोग भी समझते हो कि मैं बहुत ख़राब हूँ, तो उसमें है रिक्लेम योर टाइम एंड इमोशनल एनर्जी इन द वर्ल्ड. तो फॉर एग्जांपल आई गो टू मुजफ्फर एंड ऑलवेज से मुजफ्फर मेरे 18 साल ज़िंदगी के वापस करो. How can you return my 18 years of my life? Anyways, Isra beta, thank you very kindly, and I wish you can be part and parcel to our program more often, so that of course शायद हमारी ज़िंदगी में कुछ कमियां कोताहियां रह गई, मगर हम आगे अगर हम में कोई गलती है, बीइंग अ मदर इन लॉ, बीइंग हेड ऑफ़ द फैमिली, हम उसको केयर कर सकें. आपने एक लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया बार बार, एम्पैथी का. एम्पैथी सिंपैथी भी हो सकती है, दूसरे की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना भी हो सकता है. ये तमाम का तमाम, यानी सिर्फ मैं अपना ही नहीं, मुझे मतलब समटाइम्स वी हैव टू अंडरस्टैंड वी डू मिस्टेक्स, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी डू मिस्टेक्स. दूसरे के लिए एहसास होना, उसकी फीलिंग्स को समझना, ये आपकी डॉटर इन लॉ भी हो सकती है. अभी एक जनरेशन गैप की जब बात हुई, कैन आई सॉल्व माई ओन प्रॉब्लम एट द मोमेंट? Sure. ओके, मेरा एक बेटा है, I got him 14 years after my marriage. There is around, say, 39 years of generation gap. I think these are 3 generation gap, समझते हैं, ये 4? Probably 3. 3, okay? Yeah. 3 generations का gap है. अब मैं कहती हूँ I'm old, वो कहता मामा I'm also old. मैं कहती हूँ मेरी टांग में बड़ी दर्द है, वो कहता see I also have a pain in my leg. अब वहाँ पे मैं अपना टेम्परामेंट लूज कर देती हूँ कि तुम अपनी एज देखो और मेरी एज देखो. तो अब इसको मैं कैसे कंट्रोल करूँ? आप 2 तरीके से कर सकते हैं. आप इसमें एक ह्यूमर ढूंढ सकते हैं, राइट? ह्यूमर इज अ वेरी गुड वे ऑफ कंट्रोलिंग टेम्परामेंट. आप इसको एक मजाक बना सकते हैं कि हम 2 अलग अलग उम्र में मगर हमारी एक्सपीरियंसेस सेम है,
right? That's the empathy I am not piece. that wise. मैं आपको एक बात बताऊं, अक्सर लोग समझते हैं कि अगर सामने वाला भी अपनी तकलीफ बता रहा है तो उसकी मतलब है कि मेरी तकलीफ कम हो गई है। Right. अब ये जो हमारा नजरिया है, इसकी वजह से हमें थोड़ा सा इश्यू होता है कि मुझे तकलीफ हो रही है, तुम क्यों कह रहे हो कि तुम्हें तकलीफ हो रही है, राइट? मगर हिज तकलीफ इज हिज ओन, मगर इफ ही इज हैविंग द पेन, इट डजंट मीन कि आपका पेन लेस हो गया है। तो वो बात याद रखना बहुत जरूरी होता है। बहुत शुक्रिया। मैंने कहा मुझे नींद नहीं आई तो कहता मॉम रियली आई कुडंट स्लीप लास्ट नाइट। Anyways, I love you, bacha. Thank you very much. It's a Thank you. beautiful book, Toxic Productivity. We have to come out. We जी, have yes, issues. We I should. would love to. अच्छा, ये बुक ऑर्डर करने के लिए Amazon पे how can they contact? How is there? Do you have any website? It's a Yeah, so आप Amazon पे इसका टाइटल अगर सर्च करेंगे, it's available in Canada, it's in Indigo chapters, हर बुक शॉप में है, if you want it. And मेरा website is my full name, isranasir.com, and तो आप वहाँ जाएंगे तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी। मैं अपना इंटरव्यू कंक्लूड कर रही थी बट समथिंग केम इन माय माइंड। टोरंटो में आप है, आई डोंट नो व्हाट इज़ अमेरिका, और मैरिजुआना एंड ऑल ड्रग्स आर लीगल नाउ, बल्कि यहाँ पे सेंटर्स बन गए हैं जहाँ पे अगर कोई ओवरडोज हो जाता है तो उसको सेव किया जाता है। तो बेटा ये जो ड्रग्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ मेंटल इलनेस। अगर आप स्कूल्स की बात कर लेंगे, वैसे अगर कोई बच्चे ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, दे सेंड देम टू CMHC, वो सेंटर ऑफ मेंटल हेल्थ एंड समथिंग, जो कनाडा का है। तो व्हाट वुड यू से दैट गवर्नमेंट हैज़ introduced these drug or vape centers at every corner in every mall. So this also is contributing towards the mental illness. So that's interesting. ये एक बहुत ही complicated issue है. To just say कि इसकी वजह से addictions बढ़ रहे हैं, it's very reductionist. क्योंकि अगर आप numbers को देखें of people having addiction prior to it being legal, it was almost the same. तो ऐसा नहीं है कि addiction levels बढ़ गए हैं after legalization. Of course, you know, जो health के लिए बुरी चीजें होती हैं वो इतनी आसानी से available नहीं होनी चाहिए, जैसे cigarettes हैं, right? Cigarettes cause cancer, but you can buy them anywhere. Alcohol से liver disease होती है, but you can buy it anywhere. So it's important to remember कि ये issues पहले भी थे and बहुत थे. ऐसा नहीं है कि ये अब ज्यादा बढ़ गए हैं. Legalization करने के बहुत फायदे होते हैं. You can control quality ताकि overdose ना हो and all of that stuff. But I think what's important for us as family members, as individuals, is to really promote and educate our young children about the negative impact of marijuana and other drugs, right? अगर हम सिर्फ marijuana की बात करें, marijuana is legal in many places, magar it does impact your brain. It impacts your brain development if you're smoking it too young. Iske kuch medical फायदे भी हैं, जो pain management, cancer treatment के लिए है, वो बहुत useful है. तो हमें जो है schools में and अपनी communities में, मेरी छोटी nieces and nephews हैं, मेरी छोटी बहन के younger friends हैं, मैं बहुत openly बात करती हूँ कि देखो, these things can cause a lot of mental health damage and impact if you do it the wrong way. So एजुकेशन से हमेशा आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे. अगर हम अपने बच्चों को बताएं ना, मैं कुछ पेरेंट्स से मिलती हूँ जो अपने बच्चों को कुछ नहीं बताना चाहते, उन्हें लगता है कि हम उनको बता देंगे तो ये जरूर करेंगे. बट इट्स बेटर कि आपके बच्चे आपसे खुद सुने, आप खुद एजुकेट करें, ताकि वो ऐसे ऐरे गैरे लोगों से, इंटरनेट से, दूसरे फ्रेंड्स से गलत बातें ना सीखें. राइट? तो घर में ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए. आप बच्चों के क्वेश्चंस आंसर करें, उनको एजुकेट करें, उनको रिसोर्सेज दें ताकि वो आपके साथ ओपन रहें. बहुत ज़बरदस्त बात की. मैं अभी जैसे मैं एन ओपन बुक, और मैंने एक आर्टिकल था और HP वायरस के बारे में.
तो मैंने अपने ऑफिस में कहा कि वी मस्ट इसको आर्टिकल को पब्लिश करना चाहिए. हालांकि मेरी वेस्ना इज़ अ यूरोपियन. शी सेड आरफा पाजी आई डोंट फील गुड बाय पब्लिशिंग दिस. एंड आई वाज एट होम एज वेल. कोई घर में बात हो रही थी एंड मैंने उससे अपने बेटे से कहा कि तो हॉलीवुड का स्टार है कि वो BHP. तो उसने कहा मॉम these days people know about these but these sicknesses were there even before. Yeah. And आप लोग you just put everything under the carpet. You don't Yeah. जो हमारी जनरेशन थी एंड मत समझिएगा कि अगर आप अपने बच्चे को ये नहीं बता रहे तो बच्चे जो स्कूल टाइम में अपना फ़ोन और उसके ऊपर दे नो ऑल दीज थिंग. देयर नॉलेज इज़ नॉट एग्जैक्टली सेम व्हाट माय नॉलेज वाज एट द एज 24, 25, 26. हम तो बिल्कुल अंधेरे में ज़िंदगी गुजारी. पर आज का बच्चा इज़ वेल इन्फॉर्म्ड है. और बाकी बीइंग अ मुसलमान अगर मैं देखती हूँ तो मैं कुरान पाक का मुतालिया जब करती हूँ, आप ट्रांसलेशन पढ़ के देखें क्या खुली खुली बातें अल्लाह ताला ने की हुई हैं. आपकी मैरिड लाइफ क्या है, आपकी सेक्सुअल लाइफ क्या है, आपकी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरीथिंग इज. और अगर आपके बच्चे को कुरान का मतलब आता है तो दिस ऑल एक्सप्लेन्स. सो बेटर टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग. इसरा बेटा थैंक यू वेरी मच एंड आई विश वी कैन ज्वाइन अगेन. Yes, thank you for having me. God bless you. This is Isra Nasir. Toxic Productivity इनकी बुक है, आप कीजिएगा. इन्होंने कहा reclaim your time and emotional energy in the world that always demands more. तो जब गुजर गया सो गुजर गया. Who is going to return my time? I love you बेटा. Thank you very kindly. God bless you. Okay, perfect. इसरा नासिर से मैंने बात कराई. आप इनकी ईमेल नोट कर लीजिएगा. hello@isranasir.com. इनका ईमेल है hello@isranasir.com. hello@isranasir.com. ये इसरा से ISRAA nasir.com इनके साइट है.